Hi, good morning, everybody. Welcome you to my next lecture, and today we are going to start gravitation chapter. ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें स्टडी करना है कि कोई भी दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो सन और अर्थ हो, अर्थ और उसकी सैटेलाइट हो, या फिर अगर हम अपने सराउंडिंग्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट देख लें, जैसे टेबल हो गई, मेरा पेन हो गया, आपकी चेयर हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कितना है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वी वांट टू कैलकुलेट इट। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये फोर्स ग्रेविटेशन का, दैट वी वांट टू स्टडी। इसके अलावा कोई भी प्लैनेट या सैटेलाइट है, उसके चारों तरफ उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उस फील्ड को इफेक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली हम अर्थ के बारे में ज्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स और दूसरी बॉडी। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल स्पीड, उनका टाइम पीरियड, उनकी हाइट। केपलर ने 3 रूल्स दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए सन के चारों तरफ, या फिर सेम कॉन्सेप्ट फॉर सैटेलाइट्स राउंड द प्लैनेट। तो कौन कौन से रूल्स हैं वो सब हम स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा किसी भी बॉडी को कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी, ताकि परमानेंटली छोड़ के चली जाए। क्या होती है टोटल एनर्जी किसी भी सैटेलाइट की या किसी भी बॉडी की। ऑल दीज थिंग्स वी कैन कैलकुलेट, और आज हम यही सब चीजें पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अपने नोट्स पे फोकस करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इन पर्टिकुलर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने माना कि मेरे पास ये है मास एक बॉडी का, और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। दोनों के सेंटर टू सेंटर, ध्यान देना, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया r। क्लियर? अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के, m1 m2 के प्रोडक्ट के, मासेस के प्रोडक्ट के, और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इस चीज को तो आप पहले से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का, सिर्फ अट्रैक्शन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम दोनों बातों को कंबाइन कर दें, इसको 1 मान लिया हमने और इसको 2 मान लिया, तो फोर्स बिकम्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्स में आ गया आर स्क्वायर। कांस्टेंट है g, कैपिटल G, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल G। कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सली फिक्स्ड है, ये वेरी नहीं करता। ध्यान देना, स्मॉल जी अलग चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेरी कर सकती है, लेकिन कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कभी वेरी नहीं करता। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर सीजीएस में लिखना हो तो 6.67 10⁻8, और ऑब्वियसली न्यूटन की जगह आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब डायमेंशंस याद है, m-1 L3 T-2, ये डायमेंशंस होते हैं इसके। तो इस डायमेंशन के हिसाब से भी आप MKS यूनिट लिख सकते हैं, मास यानी केजी की पावर -1, मीटर की पावर 3, सेकंड की पावर -2, और सीजीएस में लिखना चाहें तो ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ये MKS यूनिट हो गई और ये CGS यूनिट हो गई। ऐसा भी लिखा जा सकता है, बाकी हम वैल्यू यही लेते हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो फोर्स में प्रोपोर्शनलिटी ओपन किया, कांस्टेंट आ गया जी, बाकी रिलेशन अपनी जगह है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब यहाँ पर कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम in which these bodies are kept. Or also it does not depend on the shape and size of bodies. Shape and size of bodies. Clear? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल क्यों है ये, क्योंकि ये बाकी सारे किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते, हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। क्लियर? अब हमने फाइनल रिजल्ट कंक्लूड किया, एफ इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा ये। अगर कोई बोले इसकी प्रॉपर्टीज, तो क्या प्रॉपर्टीज ये ओबे करता है? सबसे पहली बात, ये जो है लॉ आपका, ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, दोनों बॉडीज के सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। और दूसरी बात, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और अट्रैक्शन के कारण हम इसमें माइनस साइन भी लगा सकते हैं अगर हम नेचर ऑफ फोर्स शो करना चाहें। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वहां पर यहाँ उसमें हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। बाई कन्वेंशन फोर्सेस अगर रिपल्सिव है तो हम उनको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर अट्रैक्टिव है तो उनको नेगेटिव लेते हैं। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं। तो इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तीसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड in the medium, on the medium in which bodies are kept. बॉडीज कौन से मीडियम में रखी गई हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रही बात? इन बातों को आप नोट करिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। इसके अलावा आप एक बात और याद रखेंगे, इस फोर्स की जो सिमेट्री होती है, इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री। जब भी आर स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो वो स्फेरिकल सिमेट्री रखेगा। और जितने भी फोर्सेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर के होते हैं, जितने भी से मेरा मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन, तीन के तीनों इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे करते हैं और तीनों की स्फेरिकल सिमेट्री होती है। क्लियर? ये चौथा पॉइंट। इसके अलावा याद रखना, जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगा रहे हैं तो हमें सराउंडिंग बॉडीज की प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है, हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास और भी बॉडीज हो सकती हैं। तो आपको सराउंडिंग बॉडीज के इफेक्ट को इग्नोर कर देना है, दैट दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग बॉडीज। तो ये भी याद रख सकते हैं, it is independent of the presence of surrounding bodies। जब इसे कैलकुलेट करना है तो बाकी बॉडीज को इग्नोर कर देना है, जिन भी दो बॉडीज के बीच में पढ़ रहे हैं बस उन्हीं को स्टडी करना है। और इसके अलावा ये फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, इट इज कंजर्वेटिव। क्लियर? ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस फोर्स से आराम से डील कर सकते हैं। इसके अलावा it obeys principle of superposition, principle of superposition of forces। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है ये भी हम समझना चाहते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है कि अगर देखो दो बॉडीज के बीच में आप फोर्स निकाल रहे हैं, तो आपने निकाल लिया gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने बताया इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अगर आप अट्रैक्टिव इफेक्ट को शो करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस साइन लगा सकते हैं। बाकी इन जनरल हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होते तो हम नहीं लिखते। क्लियर? सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर मान लो मुझे m1 पे फोर्स निकालना है और मैंने m2 के कारण निकाल लिया, ये फॉर्मूला लगा के, अब यहाँ पर m3 भी प्रेजेंट है और मुझे इन दोनों के कारण m1 पे फोर्स निकालना है, तो रूल कहता है
भाई इसके कारण भी फोर्स होगा और इसके कारण भी फोर्स होगा, आपको इस पे टोटल फोर्स निकालना है। तो पहले एक का फोर्स निकाल लो, जैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फिर इसका फोर्स निकाल लो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और दोनों का वेक्टर सम कर दो। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि किसी भी एक बॉडी पे अगर बहुत सारी बॉडीज के कारण फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप एक एक करके सबका फोर्स निकालिए, फिर उन सबका वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको मैं डील करता हूँ डिटेल में अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, यहां तक आप नोट करिए पहले। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी स्टेटमेंट लिख दूं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए मास surrounded by a number of masses is equal to the vector sum of forces on it due to all of them। क्लियर? मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक मास है m नॉट, इस पे फोर्स निकालना है मुझे m1 के कारण, m2 के कारण, m3 के कारण, m4 के कारण, एंड सो ऑन एनी नंबर, इनके नाम रख लीजिए m1 m2 m3 m4 m5 m nth मान लिया। तो अब फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। अब देखिए हमें फोर्स किस पे निकालना है, एम नॉट पे, तो एम नॉट को इनिशियल पॉइंट लेके फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है उसको इनिशियल पॉइंट लेंगे। अब पहले वन का देखते हैं, वन अपनी तरफ खींचेगा एफ नॉट वन, टू अपनी तरफ खींचेगा एफ नॉट टू, इसी तरह थ्री अपनी तरफ खींचेगा एफ नॉट थ्री, सारी वेक्टर्स हैं। और nth मास जो है वो अपनी तरफ खींचेगा एफ नॉट एन। तो जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ये एफ नॉट वन, एफ नॉट टू, एफ नॉट थ्री, अप टू लास्ट एफ नॉट एन, इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा। और वेक्टर सम करना हमें आता है। कैसे करते हैं वेक्टर सम, याद है आपको? अगर दो फोर्सेस होते हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, अगर ज्यादा फोर्सेस हैं तो हम सारों को रिजॉल्व करते हैं, सबके x कंपोनेंट्स का सम अलग, सबके y कंपोनेंट्स का सम अलग, और फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट। आई थिंक यू रिमेम्बर इट, कैसे करते हैं हम वेक्टर सम। तो जितने फोर्सेस उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर सम कर लेंगे। आई कैन से दिस इज समेशन एफ नॉट आई फ्रॉम 1 टू n, दिस इज द टोटल फोर्स। और ये ध्यान देना, जब हम किसी भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, जैसे इनके इसके बीच में निकाल रहे हैं, तो इन सबको इग्नोर करके रखा है। जब इसके कारण निकाल रहे हैं तो बाकी सबको इग्नोर कर रखा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम फोर्स एम नॉट पे निकाल रहे हैं तो हम इफेक्ट सिर्फ एम नॉट पे देख रहे हैं। एम वन एम टू के बीच में क्या फोर्स है, एम थ्री एम एन के बीच में क्या फोर्स है, या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में क्या फोर्स है, वो इसके ऊपर फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन बिटवीन द सराउंडिंग मासेस, जो चारों तरफ मासेस हैं इनके बीच का, सराउंडिंग मासेस के बीच का फोर्स इस पार्टिकल के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इफेक्ट ऑफ फोर्स इन बिटवीन द सराउंडिंग मासेस इज नेग्लिजिबल एंड इग्नोर्ड। मोर ओवर हम याद रखेंगे, डिपेंड ही नहीं करता इन बातों पर। क्लियर? अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट जनरल क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास ये एक 100 केजी का मास है और यहाँ पर रखा है 50 केजी का मास, और ये सेंटर टू सेंटर इनके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 20 मीटर। क्लियर? कह रहे इनके मिड पॉइंट पे हम एक 10 केजी का मास रखते हैं, उस पे फोर्स निकालिए। तो क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स ऑन ए 10 किलोग्राम मास kept at midpoint
ऑफ m1 एंड m2। जस्ट एक एग्जांपल है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आएगा यहाँ से, आपको नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फाइंड फोर्स ऑन ए 10 kg मास केप्ट एट द मिड पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो लेट अस स्टार्ट द आंसर। हम यहाँ पर 10 kg मास रखते हैं, यहाँ रख लेते हैं 10 kg, और मिड पॉइंट पे है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है। जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो, कहीं पे भी हम फोर्स निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट पे पूछा हुआ है, तो लेट अस स्टार्ट। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, किस पे निकालना है, 10 kg पे ध्यान देना। तो 10 kg पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने, दो ऑब्वियसली। सराउंडिंग में दो बॉडीज, एक m1 और एक m2। तो एक फोर्स तो लगाएगा m1 F1, एक फोर्स लगाएगा m2, इसको नाम दिया F2। अब सबसे पहला काम है, F1 मैंने देखा अट्रैक्शन हो रहा है इधर, F2 मैंने देखा अट्रैक्शन हो रहा है इधर। सबसे पहला काम होता है इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना और फिर इनका वेक्टर सम करना। तो अब आप बताओ F1 और F2 का वेक्टर सम क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। शायद आपको याद हो पैरेललोग्राम लॉ के स्पेशल केसेस, जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप उनको ऐड कर देते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस कर देते हैं। और बाकी किसी एंगल पे तो पूरा लॉ लगा दीजिए। बाकी पूरा लॉ लगाने के बाद भी अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है दे विल बी सब्सट्रैक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग द रिजल्टेंट। क्लियर। तो F इज व्हाट, F1 माइनस F2। अब देखिए F1 क्या होगा, जी m1 m F1 जी m1, इसका नाम मैंने रखा m0, जी m1 m0, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं ना, इन दोनों के जी m1 m0 अपॉन में r1 स्क्वायर, माइनस में जी m2 m0 अपॉन में r2 स्क्वायर। अब डिस्टेंस सेम है वो अलग बात है, मैं बाद में पुट करूंगा। अगर अलग अलग डिस्टेंस होता तो r1 r2 की वैल्यू अलग अलग होती, अभी सेम है, सेम आ जाएगी। यहाँ F1 में से F2 को इसलिए माइनस किया क्योंकि F1 बड़ा है 100 kg और F2 छोटा है 50 kg है। क्लियर। तो बड़े वाले फोर्स से छोटे वाले फोर्स को माइनस करना है, और जो डायरेक्शन होगी वो बड़े वाले के अलोंग होगी। तो ये डायरेक्शन हमारे पास की क्या होगी, अलोंग, अगर इस पॉइंट को मैं O मान लूं और इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो अलोंग OA।